welcome back to my YouTube channel Learn with Sakshi. My name is Sakshi Singh and I am 21 years old. I am currently in the third year of BHMS. I am a learner and we all are learner. So if I make any mistake in any of my videos, please let me know. So moving to the topic, today we will discuss about the basic term diathesis. It is a very important term in homeopathy. So first of all we will see the definition of it. So the definition is, diathesis is a hereditary predisposition of the body to a disease, a group of diseases, an allergy or another disorder. अब डायथेसिस की डेफिनेशन हमें वाइवा में पूछ सकते हैं. तो मेन जो वर्ड यहाँ पे है हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन, ये वर्ड आना चाहिए. और सिंपल वर्ड में कही तो डायथेसिस क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन. हर इंसान को हेरिडिटी में कुछ फैक्टर्स मिलते हैं और यही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो इंसान कितना ससेप्टिबल होगा और उसकी ससेप्टिबिलिटी किस डिसीज़ के प्रति होगी. तो अभी हम एक फिगर देखेंगे. ये फिगर में दो ग्लासेस दिए गए हैं. दोनों ही ग्लासेस में मतलब इसको हम इमेजिन कर लेते कि ये दो पर्सन है. अब दोनों पर्सन के ऊपर सेम सिचुएशन आती है, सेम अमाउंट का स्ट्रेस आता है, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और वो जो रिस्पॉन्स देता है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है. तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्स देने का रीज़न क्या है? उसका प्रीडिस्पोजिशन, मतलब पहले से जो फैक्टर्स उसमें प्रेजेंट है वही रीज़न है उसका ज़्यादा रिस्पॉन्स देने का. तो थोड़ा और डिटेल में हम डायथेसिस को समझेंगे. Compton G. Burnett was the first person to describe this state to homeopaths. He defined diathesis as a borderline state between normal susceptibility and expression of the disease. तो diathesis एक मिडल स्टेज है जो डिसाइड करेगा कि पर्सन की ससेप्टिबिलिटी कितनी है और वो जब उस पर्टिकुलर डिजीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो कितना रिस्पॉन्स देगा. Dr. Hahnemann never used the term diathesis. He used predisposing factor rather than diathesis. अब जो diathesis टर्म है वो काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज का टर्म है और आजकल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम जो लिटरेचर्स पढ़ते हैं वो सारी भी पुरानी बुक्स है. तो कई सारी मतलब मोस्टली सारी बुक में diathesis वर्ड दिया है और भले ही ये ओल्ड टर्म है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है. So we will see the types of diathesis. The types of diathesis are: first, tubercular diathesis; second, scrofulous diathesis; third, hemorrhagic diathesis; fourth, uric acid or lithemic or rheumatic or gouty diathesis; fifth is lymphatic diathesis and sixth is diascretic diathesis. First of all, we will see the tubercular diathesis. The French called it Ilet tuberculinique. This diathesis is found in offspring of those who had suffered from tuberculosis. It may also be observed in some individuals who do not respond to anti-tubercular treatment. अब किसी इंसान को टीबी हो चुका है और अगर उसके बच्चे होते हैं फ्यूचर में तो उस बच्चे में ये डायथेसिस प्रोमिनेंट होगा और जैसे ही उस बच्चे की लाइफ में फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो उसके जो सिम्टम्स है वो एकदम प्रोमिनेंट होगी और बाहर दिखेगी और वो इस डायथेसिस में जो भी डिजीज़ होती है उससे सफ़र कर सकता है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलर डायथेसिस: लीन एंड थीन कंस्टिट्यूशन, फैटी कंस्टिट्यूशन विथ एक्सट्रीम सीकनेस, इमासिएशन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग प्रॉपर फूड एंड ड्रिंक, ईट्स मच बट लॉसेस फ्लैश रैपिडली. अब पेशेंट अगर आता है क्लिनिक में तो हमें पता करना है कि उसका डायथेसिस क्या है. तो उसकी जो फिज़िकल मेकअप होगा, मीन्स कंस्टिट्यूशन होगा, कंप्लेंट्स होगी, तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये इस डायथेसिस का हो सकता है. तो ट्यूबरकुलर में कैसा होगा कि लीन एंड थीन होगा और मान लो अगर फैटी कंस्टिट्यूशन का होता है तो उसकी बीमार पड़ने की टेंडेंसी बहुत होगी. फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, वो थोड़ा हट्टा कट्टा है लेकिन बोलता है कि वो बार बार बीमार हो जाता है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ वो ट्यूबरकुलर डायथेसिस का हो सकता है. साथ ही हम और भी कंप्लेंट्स के बारे में जान के कंफर्म कर सकते हैं. इमासिएशन मतलब एकदम मरियल सा इंसान जिसकी हड्डियाँ भी दिखती, एकदम कुपोषित होता है.
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान आए और वो एकदम मरियल हो और उसकी हड्डियाँ दिख रही है तो वो ट्यूबरक्युलर डायथेसिस का ही है। लेकिन पहले जानने का डिटेल में कि वो उसका खान पान अच्छा है या नहीं। अगर उसका खान पान अच्छा है फिर भी वो इमासिएटेड है तो हम इस डायथेसिस का सोच सकते हैं। अदर सिम्टम्स आर tendency to easily catches cold, hair thin, dry, matted, nails thin and white spot, mentally keen but physically weak, cosmopolitan mentally and physically. Symptoms are ever changing, rapid response to any stimuli. अब इन लोग को सर्दी खांसी ये सब बहुत जल्दी हो जाता है और उनके हेयर एकदम पतले होंगे और ड्राई टाइप के होंगे। मैटेड मतलब जैसे कि उनके हेयर स्ट्रैंड पे बहुत सारा कचरा हो, एकदम लाइक डर्टी लुक हो, वैसे टाइप के हेयर होंगे उनके। और नेल्स भी एकदम थीन हो गए, उस पर वाइट स्पॉट देखने को मिलेगी। मेंटली तो वो लोग बहुत उत्सुक टाइप के पर्सन होते हैं, लेकिन फिजिकली काफ़ी वीक होते हैं, तो वो लोग अगर कुछ करना चाहेंगे तो भी इजीली नहीं कर पाते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन यहाँ पे ये मीनिंग है कि वो इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और उनमें एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कुछ भी होगा तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, एडेप्ट हो जाएगी। और सिम्टम्स एवर चेंजिंग एंड कोई भी स्टिमुलस होगा, कोई भी एक्शन उन पे होगा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी वो लोग देते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज क्रोफिलस डायथेसिस। इट इज़ सिमिलर टू ट्यूबरकुलर लिम्फेंजाइटिस. There is induration leading to sinus and fistula formation with subsequent healing with scar formation. अब स्क्रोफिलस डायथेसिस में क्या होता है, जो भी डिजीज़ होगी उसमें मतलब ग्लैंड अफेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब ग्लैंडुलर स्वेलिंग या तो ग्लैंड की कोई भी डिजीज़ होगी वो सब स्क्रोफिलस डायथेसिस के अंडर आएगा। और ट्यूबरकुलर लिम्फेंजाइटिस का मतलब ये होता है कि अगर ये जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन लंग के अलावा अगर कहीं पे भी बॉडी में होता है, फॉर एग्जांपल स्किन में या तो इंटेस्टाइन में, तो उसे ट्यूबरकुलर लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा बॉडी में, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ साइनस एंड फिस्टुला एंड इट विल हील विथ स्कार फॉर्मेशन। दो टाइप से हीलिंग होती है, विदाउट स्कार फॉर्मेशन एंड स्कार फॉर्मेशन। और ये जो डायथेसिस के पर्सन होंगे और उनमें फिस्टुला फॉर्मेशन हुआ और उसकी हीलिंग होगी तो वो लास्टली स्कार छोड़ के जाएगा। Now the third one is hemorrhagic diathesis, an inherited predisposition characterized by excessive bleeding. It comes in the syphilitic range of diseases where there is ulceration and bleeding tendencies are well marked. यहाँ पे जो पर्सन होगा जिसमें हेमरेजिक डायथेसिस होगी उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक डिजीज़ का नाम सुना है हीमोफीलिया, उसमें अगर पर्सन को थोड़ी सी भी चोट लगती है बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो उसमें लो होते हैं और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इस डायथेसिस में ये भी देखने को मिलता है कि पर्सन में अल्सरेशन की टेंडेंसी भी बहुत होती है। Now the fourth one is uric acid diathesis. It is also known as rheumatic, lithemic or gouty diathesis. Psychiatric range of constitutional disorder comes under this. Now how is it manifested? अब कोई पर्सन आता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि यूरिक एसिड डायथेसिस का है, तो उसमें हम आगे देखिएगी जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वो उसमें देखने को मिलेगी। सो द फर्स्ट वन इज rheumatic affection affecting joints, muscles, tendons, nerves. Gouty deposits in joints, tendons. Concretion in the urogenital system. Inflammatory condition in the urogenital region. गाउटी डिपोजिट्स मतलब स्टोन, क्रिस्टल, यूरिक एसिड ये सब है ना, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे डिफरेंट ऑर्गन्स में। और यहाँ पे एग्जांपल दिया जॉइंट्स और टेंडन्स में देखने को मिलेगी। और यूरोजेनाइटल सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड यूरिनरी ऑर्गन दोनों आ जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ठीक से ना होने की वजह से, एक्सक्रीशन ठीक से ना होने की वजह से यहाँ पे ये यूरिक एसिड और जो क्रिस्टल्स होंगे वो सब डिपॉजिट होने लगेंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कॉन्क्रीशन इन द यूरोजेनाइटल सिस्टम। अब कुछ भी जो फॉरेन पार्टिकल होती है वो अपने बॉडी में डिपॉजिट हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमें सतर्क करने के लिए इन्फ्लामेशन करती है, मतलब उस पार्ट में इन्फ्लामेशन होने लगेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन द यूरोजेनाइटल रीजन। तो यूरिक
एसिड डायथेसिस के पर्सन होंगे वो दूसरे लीवर एंड गॉल ब्लैडर की कंप्लेंट्स भी लाएंगे, जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और बाइल डक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया ये सब, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से हाइपरयूरिसेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपरलिपिडेमिया देखने को मिलेगी। हाइपर मतलब इंक्रीज़ हो जाना, तो यूरिसेमिया मतलब यूरिक एसिड का जो लेवल होगा वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा, और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाएगी, और हाइपरलिपिडेमिया मतलब फैट के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और ये सब फैक्टर्स क्या करेंगे, आर्टियोस्क्लेरोसिस डेवलप करेगी। आर्टियोस्क्लेरोसिस में हमने देखा है कोलेस्ट्रॉल ये सब का डिपोजिशन होता है ब्लड वेसल्स में, और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस मतलब कार्डियक अरेस्ट, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस ये सब डेवलप हो सकते हैं पेशेंट में। Benign tumors ranging from warts to fibroid adenomas, especially of prostate and uterine myomas. Benign tumors मतलब जो फैले नहीं, वैसे टाइप के जो कैंसर होते हैं मतलब नॉन कैंसरस टाइप के जो ग्रोथ होते हैं उसे बिनाइन ग्रोथ कहते हैं। वार्ट्स मतलब जो मसा होता है ना स्किन पे वो, और फाइब्रॉइड्स मतलब नॉन कैंसरस ग्रोथ। तो ये जो यूरिक एसिड डायथेसिस के पर्सन में वार्ट्स से लेकर फाइब्रॉइड्स तक के ट्यूमर्स देखने को मिल सकते हैं। एडिनोमास का मतलब होता है कि जब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कोई ट्यूमर हो तो उसे हम एडिनोमा कहते हैं, और हमें पता है कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड या तो कोई भी ग्लैंड में फाइब्रॉइड होगा तो हम उसे एडिनोमा कहेंगे। और यूटेराइन मायोमास, मायोमा का मतलब है फाइब्रॉइड। तो ये जो लेडी अगर यूरिक एसिड डायथेसिस की लेडी होगी तो उसमें यूटेराइन फाइब्रॉइड देखने को मिलेगा, और मेल में क्या देखने को मिलेगा, एडिनोमा। सिम्टम्स आर यूजुअली वर्स इन कोल्ड डैम्प वेदर, ह्यूमिड क्लाइमेट। हमने देखा है जिसे वात की तकलीफ होती है या तो गाउट की तकलीफ होती है, उन लोग को जब वातावरण ठंडा हो जाता है या तो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो उसमें क्या होता है, उनकी कंप्लेंट्स इंक्रीज हो जाती है। नाउ द फिफ्थ वन इज लिम्फेटिक डायथेसिस. Psoric factors lead to the development of lymphatic diathesis. It develops the way that Dr. Hahnemann described. That is, first skin is affected, then mucosa is affected, then internal organ system. तो हमें पता है कि सोरिक माइजम में क्या होता है, सबसे पहले स्किन अफेक्शन होता है, फिर म्यूकस अफेक्ट होता है, और फाइनली इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। And development tends to retarded and the child is late learning to talk and walk. अब ये डायथेसिस में क्या होगा कि रिटार्डेड डेवलपमेंट होगा उसका, और स्लो डेवलपमेंट की वजह से जो नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं जैसे कि चलना, बोलना, खाना, दांत आना, ये सब जो नॉर्मल माइलस्टोन है वो टाइम पे नहीं होंगे इन लिम्फेटिक डायथेसिस में। टेंडेंसी टू रिकेट्स एंड स्पाज्मोफिलिया, lymphoid tissues even normally very active in childhood grow hypertrophic and prone to diseases. Nose blocked by lymphoid tissue and mucosal swelling, prone to develop sinusitis, snotty nose. स्पाज्मोफिलिया मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो एबनॉर्मल हो, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, ब्लड में जब आयोनिक इम्बैलेंस हो जाएगा या तो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर होगी पर्सन में, तो उसमें ये एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा जिसे हम स्पाज्मोफिलिया कहते हैं। और रिकेट्स का मतलब होता है सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, एकदम सॉफ्ट हो जाते, वीक हो जाते, जिसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बोन्स का वो नहीं रह पाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि लिम्फोइड टिश्यूज़ हो गए वो बहुत ही एक्टिव हो गए, एक्टिव होने की वजह से वो ओवरवर्क करेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि सेल की साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना, और अब यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई है तो क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा एंड इट विल मोर प्रोन टू डिजीजेस। और यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यूज़ और म्यूकोजल स्वेलिंग के कारण नोज़ हमेशा उसका ब्लॉक्ड रहता है मोस्ट ऑफ टाइम मीन्स, और ये पर्सन में साइनोसाइटिस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और स्नॉटी नोज़ मतलब हमने शिनचैन में वो कैरेक्टर देखा है ना, बोचैन, उसका नाक हमेशा बहता रहता है तो उसे स्नॉटी नोज़ कहते हैं। Abdominal lymph nodes enlarged, sometimes palpable.
Attacks of colic in infants. Exudative process in infancy, later rough skin, poor healing tendency, enlarged lymph nodes in neck, axilla, inner aspect of elbow and inguinal region. अब नॉर्मली जो होते हैं ना लिम्फ नोड्स वो पाल्पेट नहीं होते और ना ही वो एनलार्ज्ड होते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई एबनॉर्मल कंडीशन है अपनी बॉडी में तो लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं और इससे हमें पता चल सकता है कि हाँ कोई एबनॉर्मलिटी है। और लिम्फेटिक डायथेसिस वाले जो भी पर्सन होंगे उसमें लिम्फोइड टिश्यू हो या लिम्फ नोड्स हो या तो मतलब जो भी इसके रिलेटेड है सब में अफेक्शन दिखने को मिलेगा। और अदर सिम्टम्स क्या है? अटैक्स ऑफ कोलिक इन इन्फेंट्स, और जहाँ पे भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नेक में, एक्जिला में, एल्बो के इनर एस्पेक्ट में, इंग्वाइनल रीजन में, सब जगह पे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे। Sixth and last is diascletic diathesis. This belongs to the syphilitic range of constitutional disorder. In human pathology, the term dyscrasia was used to define a depraved states of humors and state of imbalance. It relates the end state of processes arising through psoric, psychotic and tuberculinic strains. It provides the background for the development of carcinomas and other malignant tumors and malignant blood diseases. Degenerative diseases of nervous system are also included. डायस्क्रेसिया का मतलब होता है एबनॉर्मालिटी, मतलब बॉडी में कोई भी एबनॉर्मालिटी हो या तो एकदम बैड कंडीशन हो, इम्बैलेंस्ड थिंग हो तो उसे डायस्क्रेसिया कहते हैं। तो बेसिकली डायस्क्रेसिया में सब कुछ इम्बैलेंस्ड और एबनॉर्मल होगा और काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव होगा एंड इनक्योरेबल टाइप का होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट रिलेट्स द एंड स्टेट ऑफ प्रोसेसेस अराइजिंग थ्रू सोरिक, साइकोटिक एंड ट्यूबरक्युलिनिक ट्रेट। मतलब यहाँ पे जो सोरा, साइकोसिस और ट्यूबरक्युलिज्म्स के जो भी सिम्टम्स वो सब एंड होते हैं और सिफिलिस की शुरुआत होती है। और ये जो सिफिलिस है वो किसके लिए ग्राउंड प्रोवाइड करता है? तो कार्सिनोमा और जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उसके लिए एक ग्राउंड, एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। मैलिग्नेंट मतलब जो स्प्रेड होने वाला कैंसर होता है वो यहाँ पे देखने को। और आगे हमने देखा कि बिनाइन ट्यूमर्स थे यूरिक एसिड में। बिनाइन मतलब वो फैलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है, वो उतना डिस्ट्रक्टिव या ख़तरनाक नहीं था। लेकिन डायस्क्रेटिक में क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है जो स्प्रेड होते हैं बॉडी में और ये काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है। और मैलिग्नेंट ब्लड डिसीजेस भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे डिजनरेटिव डिजीज़ेस ऑफ नर्वस सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड, मतलब नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होती है बॉडी की। अगर इसका डिजनरेशन होगा तो पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ एंड डिमेंशिया, तो ऐसे सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट ये डायस्क्रेटिया काफ़ी ही डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डायथेसिस होता है और बहुत ही क्रॉनिक होता है। सो हियर आई एंड अप माई टॉपिक. If you have any query regarding this video, you can comment down in the comment box. And if you find this video useful, then must like this video and don't forget to subscribe my channel. We will meet in the next video with a new topic. Till then, stay safe, stay home and study hard. Thank you for watching. Bye-bye.